नमस्कार, सुप्रभात। स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ प्रीति। आइए देखते हैं सुबह 7 बजे के हेडलाइंस। ऑड इवन फॉर्मूले का ट्रायल रन आज। दिल्ली हाईकोर्ट ने सरकार से पूछा, महिलाओं और दोपहिया वाहनों को छूट क्यों? केंद्र का दिल्ली समेत 4 राज्यों को प्रदूषण रोकने का निर्देश। 3 राज्यों के विधान परिषद चुनाव में कांग्रेस का शानदार प्रदर्शन। 39 में से 18 पर कब्जा। बीजेपी को 7 सीटें। तेलंगाना में टीआरएस को 4 पर मिली जीत। चुनाव आयोग ने छत्तीसगढ़ टेप कांड की जांच के दिए निर्देश। राज्य के मुख्य सचिव से 7 जनवरी तक मांगे रिपोर्ट। कांग्रेस का अमित जोगी को नोटिस। पाकिस्तानी प्रधानमंत्री ने भारत पाक रिश्तों में सुधार की जताई उम्मीद। कहा, आपसी बैर दूर करने का सही वक्त, सद्भावना कायम करने का दिया भरोसा। दुनिया भर में नए साल के स्वागत की तैयारियां। राजधानी दिल्ली समेत सभी बड़े शहरों में सुरक्षा के पुख्ता बंदोबस्त। आतंकी हमले की आशंका के मद्देनजर ब्रसेल्स में नए साल का जश्न नहीं। दिल्ली में 1 जनवरी से लागू होने वाले ऑड इवन फॉर्मूले का ट्रायल आज सुबह 9 से 11 बजे के बीच होगा। दिल्ली सरकार राजधानी के 200 मेजर पॉइंट्स पर करीब 1 दर्जन सड़कों पर यह ट्रायल करेगी। ट्रायल रन में दिल्ली ट्रांसपोर्ट विभाग, डीटीसी, ट्रैफिक पुलिस, सिविल डिफेंस, एनएसएस और एनसीसी समेत संबंधित विभागों के अधिकारी और कर्मचारी भी हिस्सा लेंगे। इस बीच हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार से पूछा है कि महिलाओं और 2 व्हीलर्स को ऑड इवन से अलग क्यों रखा गया है। वहीं स्कूल बसों को सड़कों पर उतारने के विरोध में निजी स्कूलों ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय जी, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल गाड़ियों के परिचालन के लिए ऑड इवन फॉर्मूले को लागू करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। इसी कोशिश के तहत वो बुधवार को सिविल लाइन स्थित एक स्कूल पहुंचे और छात्रों को प्रदूषण मुक्त समाज का पाठ पढ़ाया। उन्होंने छात्रों को शपथ भी दिलाई। 1 तारीख से 15 तारीख तक जब आप सड़क पे कहीं भी निकलो, चाहे बस में बैठे हो, चाहे स्कूटर पे बैठे हो, चाहे गाड़ी में, आप अगर देखो कि कोई ऐसी कार जा रही है जो वायलेट कर रही है, तो उसमें अपनी खिड़की का शीशा नीचे करके उनको बोलना, अंकल प्लीज घर चले जाइए, आप हमें इसको वायलेट मत कीजिए। तो टोकना है, खूब जम के टोकना है। लेकिन 1 से 15 जनवरी के बीच लागू होने वाली ऑड इवन योजना के रास्ते में कई अड़चनें नजर आ रही हैं। वकीलों, स्कूलों सहित कुछ अन्य याचिकाओं पर कोर्ट ने दिल्ली सरकार से सवाल किया कि महिलाओं और दोपहिया वाहनों को इससे बाहर क्यों रखा गया है। दरअसल वकीलों को इससे छूट देने से दिल्ली सरकार पहले ही इनकार कर चुकी है। निजी स्कूल भी अपनी बसों को सड़कों पर उतारने का विरोध कर रहे हैं। कोर्ट ने आज ये कहा कि जिन लोगों ने वॉलंटरली अपनी बसें दे दी हैं उनको तो ठीक है, बाकी अब सरकार किसी के ऊपर दबाव नहीं डालेगी कि आप अपनी बस दें और ना ही किसी प्रकार का कोई एक्शन लेगी। हाईकोर्ट में इस मामले की अगली सुनवाई 6 जनवरी को होगी। दरअसल दिल्ली में प्रदूषण कम करने के मद्देनजर सरकार 1 जनवरी से निजी गाड़ियों पर ऑड इवन नियम लागू करने जा रही है। इसके तहत विषम तारीख को विषम नंबर की गाड़ियां और सम तारीख को इवन नंबर की गाड़ियां चलेंगी। रविंद्र शोराण के साथ अनु दीवान, राज्यसभा टीवी। राजधानी में बढ़ते प्रदूषण को लेकर केंद्र सरकार ने दिल्ली और 3 पड़ोसी राज्यों को नए निर्देश जारी किए हैं। केंद्रीय वन और पर्यावरण मंत्रालय ने दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान को कहा है कि वो प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करे और निर्माण गतिविधियों से होने वाले प्रदूषण को रोके। इसका उल्लंघन करने वालों के खिलाफ पर्यावरण संरक्षण कानून और वायु प्रदूषण कानून के तहत कार्रवाई करे। नई गाइडलाइंस में ज्यादा धुआं छोड़ने वाले और ओवरलोडेड वाहनों के खिलाफ कार्रवाई की बात कही गई है। अवैध ईंट भट्टों को बंद करने और प्रदूषण फैलाने वाले उद्योगों पर कार्रवाई करने का निर्देश है। सफाई कार्य में मशीन का इस्तेमाल, कूड़ा जलाने पर रोक लगाने को कहा गया है। साथ ही ग्रीन बफर्स और ट्रैफिक कॉरिडोर बनाने का निर्देश दिया है। केंद्रीय वन और पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा है कि दिल्ली और आसपास के राज्यों में इन नियमों का पालन तत्काल प्रभाव से अनिवार्य कर दिया गया है। वाहनों के लिए जो विजिबली जहां धुआं निकलता दिख रहा है, उन वाहनों पर तुरंत कार्रवाई हो। जो ओवरलोड व्हीकल्स आते हैं जिसके कारण प्रदूषण होता है, वो ओवरलोड व्हीकल को के लिए सीमा पर वे ब्रिज होने चाहिए ताकि कितना वजन है वो सही में पाया जाएगा।
दिल्ली में खस्ताहाल सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था प्रदूषण और जाम के लिए जिम्मेदार है। दशकों पहले राजधानी में शुरू हुई रिंग रेल सेवा का विस्तार मेट्रो की तरह किया गया होता तो दिल्ली में सम विषम फॉर्मूला लागू करने की जरूरत नहीं पड़ती। राज्यसभा टीवी की खास पड़ताल। दिल्ली के लोगों को शायद ये मालूम नहीं होगा कि मुंबई की तर्ज पे दिल्ली में भी लोकल ट्रेन चलती है, लेकिन जहां मुंबई की लोकल वहां की लाइफलाइन मानी जाती है, वहीं दिल्ली की लोकल आज भी लोगों के बीच अपनी जगह नहीं बना पाई है। हम जानेंगे आज इसका सफ़र करके कि 1982 से आज तक ये लोगों के बीच क्यों नहीं पहुंच पाई है। दिल्ली के बढ़ते दायरे को देखते हुए 80 के दशक में रिंग रेल की योजना तैयार की गई थी, जिसे 1982 में 34 करोड़ की लागत से शुरू भी कर दिया गया। ये सेवा हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन से शुरू होती है और 35 किलोमीटर की दूरी तय कर वापस यहीं खत्म हो जाती है। लेकिन प्रचार प्रसार में कमी और फीडर बसों के न होने से ये फ्लॉप साबित हो रही है। रिंग रेलवे के स्टेशन है, उसके अंदर उसके साइडों में अनऑथराइज ऑक्यूपेशन बहुत है। इन स्टेशनों पे जो सर्कुलर बनाया है सिस्टम, उसमें रोड की कनेक्टिविटी नहीं है। वो कनेक्टिविटी ना होने से कारण भी ये इतनी सक्सेसफुल नहीं हुई है। 2500 की क्षमता वाली ट्रेन में 250 मुसाफिर बमुश्किल सफर करते हैं। एक तो लोकल गाड़ी हमारी यहाँ पे बहुत कम है, दूसरी गाड़ियों का क्या टाइम टेबल करेक्ट नहीं है, क्योंकि फ्रीक्वेंसी बहुत कम है। इसमें कोई सुरक्षा नहीं है ना महिलाओं की, इसलिए लेडीज कम चलते हैं इसमें। अब केंद्र और दिल्ली सरकार इसके नवीनीकरण में जुटी हुई है। तो मैंने केंद्र सरकार को मैंने वादा किया है कि लास्ट माइल कनेक्टिविटी की जिम्मेदारी हमारी है। उस रूट को रिवाइव करके और मॉडर्न ट्रेनें उस पर चलाई जाएं, और रेल मंत्री जी ने भी इस बात को स्वीकार किया और उन्होंने आश्वासन दिया कि हम इस पर काम करेंगे। उन्होंने डायरेक्शन भी दिया है। दम तोड़ती रिंग रेल सेवा के खस्ताहाल पर सवाल कई हैं, जिन्हें अब तलाशने की सख्त जरूरत है। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण और ट्रैफिक जाम की समस्या लगातार बढ़ती जा रही है, लेकिन करोड़ों रुपए खर्च करने और गलत नीतियों की वजह से रिंग रेल सेवा आज भी अपने सफ़र में मुसाफिरों को नहीं जोड़ पाई है। अगर इसका बेहतर इस्तेमाल किया जाता तो शायद ही दिल्ली में ऑड इवन जैसे फॉर्मूले लाए जाते। कैमरामैन राज ठाकुर के साथ विपिन चौहान, दिल्ली, राज्यसभा टीवी। डीडीसीए ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और कीर्ति आजाद के खिलाफ मानहानि का मामला दर्ज कराने का ऐलान किया है। इससे पहले आम आदमी पार्टी ने फिर से वित्त मंत्री अरुण जेटली पर पद के दुरुपयोग का आरोप लगाया। उधर कीर्ति आजाद ने डीडीसीए विवाद में कांग्रेस नेताओं को भी शामिल कर लिया। दिल्ली और जिला क्रिकेट संघ यानी डीडीसीए के पदाधिकारियों ने बुधवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सभी आरोपों को सिरे से खारिज किया। डीडीसीए के कार्यवाहक अध्यक्ष चेतन चौहान ने कहा कि 3 एजेंसियां डीडीसीए विवाद की जांच कर रही हैं, इसलिए नई जांच की जरूरत नहीं है। The charges which have been levied, especially the charges which are grave, sensitive and serious, we will definitely get them examined by our legal experts, and if there is prima facie any case for defamation or for any criminal conspiracy, we will definitely take action. इससे पहले आम आदमी पार्टी ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर 2 चिट्ठियां सार्वजनिक की। पार्टी ने आरोप लगाया कि ये चिट्ठियां जांच बंद कराने के लिए अरुण जेटली ने दिल्ली पुलिस को लिखी थी। जब वो विपक्ष में थे तब डीडीसीए भ्रष्टाचार घोटाले की जांच ना हो, ये उन्होंने इंश्योर कराने की कोशिश की है। आज वो देश के वित्त मंत्री हैं, दिल्ली पुलिस सीधे केंद्र सरकार के अंडर में आती है। वैसी स्थिति में वो क्या कर सकते हैं, आप इस बारे में सोच सकते हो, समझ सकते हैं। बीजेपी से निलंबित सांसद कीर्ति आजाद ने कांग्रेसी नेताओं को भी कटघरे में खड़ा किया। मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के जो सदस्य थे, गवर्नमेंट नॉमिनी थे, यूथ अफेयर एंड स्पोर्ट्स के थे, अर्बन डेवलपमेंट के थे, और ये तीनों कांग्रेस के थे। लोगों ने मिलके इस एसएफआई रिपोर्ट को वाटर डाउन कर दिया। हालांकि वित्त मंत्री अरुण जेटली शुरू से ही इन आरोपों को खारिज करते रहे हैं। बीजेपी का भी कहना है कि वित्त मंत्री बेदाग हैं। अनु दीवान, राज्यसभा टीवी। सीपीएम के पूर्ण अधिवेशन का आज आखिरी दिन है। सीपीएम ने तय किया है कि वो पार्टी के भीतर आंतरिक लोकतंत्र को बढ़ाएगी। अधिवेशन के चौथे दिन इस मुद्दे पर सबसे ज्यादा चर्चा हुई। इसके साथ ही ये भी तय हुआ है कि 3 साल में पार्टी में कम से कम 1/4 महिलाओं को भी सदस्य बनाया जाएगा। सीपीएम में विरोध की आवाज को ज्यादा जगह मिलेगी।
पार्टी ने माना है कि कई मौके पर केंद्रीय जनवाद के सिद्धांत का गलत इस्तेमाल हुआ है। इसके साथ ही पार्टी नेताओं के लिए भी दिशा निर्देश तय किए गए हैं। पार्टी के नेताओं को लोगों के बीच बने रहने को कहा गया है। As far as democratic centralism, we have reviewed the working of democratic centralism in the party, and we feel the key link today is to strengthen inner party democracy. That is the key link in the proper functioning of democratic centralism. सीपीएम ने तय किया है कि अगले 3 साल में पार्टी सदस्यों में से कम 25% महिलाएं होंगी। इसके अलावा पार्टी नेतृत्व में दलितों, मुसलमानों और नौजवानों को अधिक तरजीह दी जाएगी। पार्टी समयबद्ध तरीके से इन फैसलों को लागू भी करेगी। We have decided on the question of the youth. The party will adopt a document on the work among the youth front, perspective for that. That we have fixed a time frame for that. Similarly, on various areas, we have fixed time frame. 37 साल बाद पार्टी संगठन की विस्तृत समीक्षा करने बैठी सीपीएम ने माना कि देश के बदलते हालात की नब्ज समझने में उससे चूक हुई। इसके लिए पार्टी के नेताओं को खूब आलोचना भी झेलनी पड़ी। कोलकाता प्लेनम में सीपीएम इस नतीजे पर पहुंची है कि पार्टी के नेतृत्वकारी भूमिका में नौजवानों, महिलाओं, दलितों और मुसलमानों को और ज्यादा जगह देने की जरूरत है। इसके अलावा जिस मुद्दे पर सबसे ज्यादा चर्चा हुई वो था केंद्रीय जनवाद का। पार्टी ने महसूस किया है कि केंद्रीय जनवाद के नाम पर अलग राय रखने वालों की आवाज को दबाया नहीं जाना चाहिए। कैमरामैन मनोज के साथ श्याम सुंदर, राज्यसभा टीवी, कोलकाता। छत्तीसगढ़ में बीते साल अंतागढ़ विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव से जुड़े कथित ऑडियो टेप सामने आने के बाद चुनाव आयोग हरकत में आ गया है। आयोग ने छत्तीसगढ़ के मुख्य सचिव को इस मामले में तत्काल उचित जांच गठित करने का आदेश दिया है। आयोग ने मुख्य सचिव को 7 जनवरी तक अपनी टिप्पणियों के साथ तथ्यात्मक रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया है। इस ऑडियो में उपचुनाव में कांग्रेस उम्मीदवार के मैदान से हट जाने के पीछे कथित तौर पर वित्तीय प्रलोभन दिए जाने की बात की गई है। वहीं इस मामले पर राजनीति गर्मा गई है। इंडियन एक्सप्रेस में छपी खबर के मुताबिक कांग्रेस प्रत्याशी को हटाने के लिए मुख्यमंत्री रमन सिंह के परिजनों और पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी और उनके बेटे अमित जोगी के बीच डील हुई। कांग्रेस ने अमित जोगी से स्पष्टीकरण मांगा है। रमन सिंह ने इसे कांग्रेस के अंदरूनी उठापटक बताया है। रायपुर में बुधवार को कांग्रेस कार्यकर्ता बीजेपी सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतरे। ये विरोध इंडियन एक्सप्रेस की खबर के बाद हुआ। खबर में मुख्यमंत्री रमन सिंह के दामाद पुनीत गुप्ता और पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी और उनके बेटे अमित जोगी के खिलाफ गंभीर आरोप लगाए गए हैं। अखबार के मुताबिक 2014 में अंतागढ़ विधानसभा उपचुनाव में इन लोगों के बीच डील हुई, जिसके बाद कांग्रेस उम्मीदवार मंतूराम पवार मैदान से हट गए। अजीत जोगी ने अखबार के खिलाफ मुकदमा करने की बात कही है। 1-2 दिनों में अवमानना का दावा मेरी ओर से और अमित जोगी दोनों की ओर से इस पेपर के ऊपर दायर होगा, क्योंकि ये पूरा झूठा और एक षड्यंत्र है। पूर्णतः निराधार है। जिस ऑडियो रिकॉर्डिंग की बात करी जा रही है वो पूर्णतः डॉक्टर्ड है, फैब्रिकेटेड है, उसकी कोई एविडेंशियरी वैल्यू नहीं है। खबर के सामने आने के बाद कांग्रेस ने अमित जोगी को नोटिस भेजकर जवाब मांगा है। पार्टी ने सुप्रीम कोर्ट के मौजूदा जज की निगरानी में एसआईटी से जांच कराने की मांग की है। हम बेझिझक होकर ये मांग करते हैं कि डॉक्टर रमन सिंह और अन्य सब नेताओं, सब पार्टियों के, उनकी भूमिका की सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग न्यायाधीश के द्वारा जांच हो, और जब तक ये जांच पूरी नहीं हो जाती तब तक डॉक्टर रमन सिंह को पदमुक्त किया जाना चाहिए। मुख्यमंत्री रमन सिंह पूरे मामले को कांग्रेस की अंदरूनी राजनीति से जोड़ रहे हैं। ये भी कांग्रेस का आंतरिक गुटबाजी का नतीजा है और इस नतीजे के रूप में जबरदस्ती भारतीय जनता पार्टी को जोड़ने का काम कर रहे हैं। कांग्रेस को हर चीज में भारतीय जनता पार्टी की भूमिका दिखती है और स्पष्ट रूप से सभी ने इस बात का खंडन भी किया है। कांग्रेस ने पूरे मामले पर राज्य इकाई से रिपोर्ट भी मांगी है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। 3 राज्यों में हुए विधान परिषद चुनाव में कांग्रेस ने शानदार प्रदर्शन किया है। खासतौर से कर्नाटक के नतीजे कांग्रेस के लिए बड़ी राहत लेकर आए हैं। कुल 75 में से 25 सीटों के लिए हुए चुनाव में कांग्रेस को 13 पर जीत मिली, जबकि बीजेपी को 6, जेडीएस को 4 और अन्य को 2 सीटें हासिल हुई हैं।
मुख्यमंत्री एस सिद्धरमैया ने इसे जनता के बीच कांग्रेस की बढ़ती लोकप्रियता करार दिया है। कर्नाटक में विधान परिषद की 1/3 सीटों के लिए हुए चुनाव में नतीजों से कांग्रेस उत्साहित है। विधान परिषद में कांग्रेस की स्थिति पहले से मजबूत हुई है। मुख्यमंत्री सिद्धरमैया के गृह जिले मैसूर से लेकर बेंगलुरु में कांग्रेस के नेताओं की जीत हुई है। बीजेपी के बागी और पूर्व मंत्री BR पाटिल ने बीजापुर को बीजेपी से छीन लिया है। कांग्रेस नतीजों से उत्साहित है। बीजेपी खासतौर नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री होने के बाद देश में बहुत उम्मीद थे कुछ करेंगे, और दक्षिण भारत में खासतौर बीजेपी कर्नाटक में है। उधर भारतीय जनता पार्टी के लोग हंगामा और आपस में लड़ाई करवाने का छोड़ के कुछ नहीं कर रहा था। इसलिए जो विचारधारा कांग्रेस का और सोनिया जी का और राहुल जी का है, इसको लेके चुने हुए लोगों ने कांग्रेस का जो विधान परिषद के सदस्य उम्मीदवार थे, इसको भारी संख्या में जिताया है। बीजेपी को पूर्व मुख्यमंत्री BS येदियुरप्पा के गढ़ शिवमोगा में हार का मुंह देखना पड़ा। कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे के प्रभाव वाले इलाके में भी कांग्रेस ने जेडीएस को पछाड़ दिया है। बीजेपी के साथ साथ जेडीएस को भी इन 25 सीटों के लिए हुए चुनाव में नुकसान उठाना पड़ा है। 75 सदस्यीय विधान परिषद में अभी बीजेपी के सबसे ज्यादा 31 सदस्य हैं, जबकि कांग्रेस के सदस्यों की संख्या 28 है। हालांकि 27 दिसंबर को हुए मतदान में कांग्रेस के पास 12, बीजेपी के पास 7 और जेडीएस के पास 5 सीटें थी, जबकि एक पर निर्दलीय का कब्जा था। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। वहीं महाराष्ट्र में 8 स्थानीय निकाय चुनाव क्षेत्रों के चुनाव के बाद मुख्य पार्टियां विधान परिषद में अपनी अपनी ताकत बरकरार रखने में कामयाब रही हैं। कल जारी नतीजों में कांग्रेस ने 3, शिवसेना ने 2 सीटों पर जीत हासिल की। वहीं एनसीपी और बीजेपी ने 1-1 सीट पर कामयाबी हासिल की है। 1 सीट पर निर्दलीय उम्मीदवार जीता है। कांग्रेस को मुंबई की 3 सीटों में से 1 पर जीत मिली। इसके अलावा उसने धुले, नंदुरबार और कोल्हापुर सीट जीतने में कामयाबी हासिल की। शिवसेना को मुंबई की 1 और अकोला, वाशिम, बुल्ढाना सीट पर जीत मिली। बीजेपी को नागपुर सीट पर जीत हासिल हुई है। तेलंगाना में विधान परिषद की 6 सीटों के लिए हुए चुनाव के नतीजे आ गए हैं। सत्तारूढ़ टीआरएस के खाते में 4 सीटें गई हैं। पार्टी ने रंगारेड्डी जिले की 2 सीट, महबूबनगर और खम्मम जिले की 1-1 सीट पर जीत हासिल की है। वहीं विपक्षी पार्टी कांग्रेस ने महबूबनगर और नालगोंडा सीट पर जीत हासिल की है। तेलंगाना विधान परिषद के लिए 12 सीटों के लिए अधिसूचना जारी की गई थी। 6 सीटों पर टीआरएस के उम्मीदवार निर्विरोध निर्वाचित हो चुके हैं। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने आरोप लगाया है कि राजनीतिक लाभ के लिए श्री नारायण गुरु की विरासत हड़पने की कोशिश हो रही है। नारायण गुरु केरल के महान समाज सुधारक थे। सोनिया गांधी ने कहा कि गुरु की विचारधारा को सांप्रदायिक बनाया जा रहा है। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने बुधवार को केरल के शिवागिरी मठ में सालाना तीर्थ यात्रा की शुरुआत की। उन्होंने कहा कि कुछ राजनीतिक ताकतें श्री नारायण गुरु की विचारधारा पर कब्जा करना चाहती हैं। गुरु की विरासत से इससे बड़ा विश्वासघात नहीं हो सकता। I believe that there can be no greater betrayal of Sri Narayana Guru than the attempts being made to capture his legacy by communal ideologies and individuals, his political power by spreading prejudice, bigotry, and by dividing our diverse society. सोनिया गांधी ने कहा कि नारायण गुरु सभी मजहबों का सम्मान करते थे। गुरु ने अपने अनुयायियों को भी यही शिक्षा दी। Caste discrimination and oppression still exist, and we have still much work to do to ensure full gender equality. दरअसल अगले साल केरल में विधानसभा चुनाव हैं। राज्य में ईरावा समुदाय की तादाद अच्छी खासी है। इनके लिए शिवागिरी मठ बड़ा तीर्थ स्थान है। समुदाय के संगठन श्री नारायण धर्म परिपालन योगम का बीजेपी के साथ गठबंधन है। 15 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी शिवागिरी मठ का दौरा किया था। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। खबरें जारी हैं, हम लौट रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। राज्यसभा टेलीविजन के खास प्रोग्राम विरासत में आपका स्वागत है। नया कलेवर, नया अंदाज, नए रूप में
विरासत का आगाज। देखिए हर बार नया किरदार। उनकी नजर उनका शहर के बाद विरासत का इंद्रधनुषी संसार, सिर्फ राज्यसभा टीवी पर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए रुख कुछ और अहम खबरों का। केंद्रीय कैबिनेट ने कल रेल सेवाओं में केंद्र और राज्य सरकारों की साझा हिस्सेदारी वाली कंपनियां बनाने के फैसले को मंजूरी दे दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में तय किया गया कि इस तरह की कंपनियों में केंद्र की हिस्सेदारी किसी भी राज्य में 50 करोड़ से ज्यादा नहीं होगी। इससे रेल परियोजनाओं में राज्य सरकारों की वित्तीय हिस्सेदारी बढ़ाने और नए संसाधन जुटाने में मदद मिलेगी। इसके अलावा म्यांमार में हाईवे परियोजना से जुड़े करीब 70 पुल बनाने, ऑस्ट्रेलिया के साथ परमाणु सहयोग बढ़ाने और मालदीव के साथ टैक्स जानकारी साझा करने के करार और कनाडा के साथ हुए उच्च शिक्षा समझौते को भी कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्यों में सड़क, रेलवे, मेट्रो, पावर और फूड प्रोसेसिंग सेक्टर से जुड़े प्रमुख इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के निर्माण की गति तेज करने के लिए कहा है। प्रगति की 8वीं बैठक में उन्होंने हैदराबाद मेट्रो रेल प्रोजेक्ट को जल्द से जल्द पूरा करने का निर्देश दिया। साथ ही प्रोजेक्ट की गुणवत्ता का भी ख्याल रखने के लिए कहा है। प्रधानमंत्री ने ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रंट कॉरिडोर, दिल्ली हरियाणा उत्तर प्रदेश ईस्टर्न पेरिफेरल हाईवे के साथ फूड पार्क स्कीम की प्रगति की भी समीक्षा की। बैठक में नरेंद्र मोदी ने हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और तेलंगाना के बुनियादी ढांचे से जुड़े प्रोजेक्ट का जायजा लिया। नागर विमानन मंत्री अशोक गजपति राजू ने कल नुकास 2 प्रणाली का उद्घाटन किया। यह हवाई अड्डों के निकट इमारतों के निर्माण की मंजूरी के लिए एयरपोर्ट अथॉरिटी की तरफ से विकसित ऑनलाइन प्रणाली है। हवाई अड्डों के नजदीक बनने वाली इमारतों के लिए मंत्रालय से अनापत्ति प्रमाण पत्र लेना पड़ता है। इसमें लोगों को खासी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इस समस्या से निपटने के लिए एयरपोर्ट अथॉरिटी ने नुकास नाम से अनापत्ति प्रमाण पत्र देने की ऑनलाइन प्रणाली विकसित की थी। नुकास के तहत देश के 12 प्रमुख एयरपोर्ट के करीब निर्धारित ऊंचाई तक की इमारतें बनाने के लिए बिल्डरों को एनओसी लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसके लिए एयरपोर्ट अथॉरिटी ने कलर कोडिंग जोनिंग मैप जारी किए हैं। इनमें रंग के आधार पर बिल्डर पता कर सकते हैं कि किसी एयरपोर्ट के आसपास कितनी ऊंचाई तक की इमारत बनाई जा सकती है। These things were once introduced. Once it goes on, you have to see how they are working, and you will have to kind of improve. केंद्र सरकार ने कहा है कि श्रम कानून में सुधारों को लागू करते वक्त मजदूरों के हितों से कोई खिलवाड़ नहीं होगा। भारतीय मजदूर संघ के कार्यक्रम में वित्त मंत्री अरुण जेटली ने ट्रेड यूनियनों से बातचीत की पेशकश की। उन्होंने कहा कि मजदूरी बढ़ाने के लिए विकास दर बढ़ानी होगी। वित्त मंत्री अरुण जेटली बुधवार को दिल्ली में भारतीय मजदूर संघ के कार्यक्रम में पहुंचे। उन्होंने कहा कि विकास का फायदा सबसे पहले मजदूरों और गरीबों को मिलना चाहिए। वित्त मंत्री ने कहा कि 7वें वेतन आयोग और 1 रैंक 1 पेंशन को लागू करने के लिए 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक की जरूरत होगी। आज जो हमारा आर्थिक प्रगति का स्तर है 7-7.5% का, ये तब है जब दुनिया में बिल्कुल आर्थिक प्रगति रुकी हुई है। इसको बढ़ाना है, इसको कम से कम 1-1.5% और बढ़ाना है। कार्यक्रम में श्रम मंत्री बंडारू दत्तात्रेय ने श्रम कानूनों में सुधारों पर मजदूरों की चिंताएं दूर करने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि इन सुधारों में मजदूरों के हितों का पूरा ख्याल रखा जाएगा। 44 लेबर लॉस है, वो लेबर लॉस को हम सिंप्लीफिकेशन कर रहे हैं और कहाँ भी जो है मजदूर के हित में ही होगा। कहाँ भी जिस एग्जिस्टिंग एक्ट में से कोई भी ऐसी कानून निकाला नहीं जाएगा। सरकार का इरादा नए साल में श्रम सुधारों को लागू करना है। श्रमिक संगठन इसका विरोध कर रहे हैं। श्रमिक संगठनों ने 12 मांगे रखी हैं। प्रणव गोस्वामी, राज्यसभा टीवी। नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली जल्द ही चीन की यात्रा पर जाने वाले हैं। संविधान में संशोधन की मांग कर रहे मधेसियों को ये और उकसा सकता है। विदेश मंत्रालय ने फिलहाल इस पर कोई टिप्पणी करने से इनकार किया है, लेकिन विदेश मामलों की स्थायी संसदीय समिति ने इस पर गहरी चिंता जाहिर की है और भारत सरकार से नेपाल की स्थिति को देखते हुए सक्रिय होने की मांग की है।
संसदीय समिति में मंगलवार देर शाम तक नेपाल की स्थिति पर चर्चा हुई। बैठक में सरकार से नेपाल की स्थिति पर गंभीरता दिखाने की मांग हुई। इसके पहले विदेश मामलों की परामर्श समिति ने भी इस मुद्दे पर चर्चा की थी, जिसमें खुद विदेश मंत्री सुषमा स्वराज मौजूद थीं। सदस्यों ने भारत से अंतर्राष्ट्रीय मीडिया दल और राजनीतिक प्रतिनिधिमंडल नेपाल भेजने की मांग की है। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने भी संसद में ये प्रस्ताव रखा था। I am not aware of the government having decided to accept my recommendation and create an all-party delegation of MPs to travel to Nepal as emissaries of the government of India and of the people of India to speak to the political establishment in Nepal on both sides and resolve the problem. I think that's something that we could do, but so far the government has not done it. हाल में नेपाल के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री कमल थापा मंगलवार को बीजिंग यात्रा से लौटे थे। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली भी अपनी पहली विदेश यात्रा पर चीन जाने वाले हैं। ओली की यात्रा के दौरान नेपाल और चीन के बीच तेल और गैस की आपूर्ति में स्थायी सहयोग के अलावा नेपाल के साथ व्यापक व्यापार पर समझौता हो सकता है। फिलहाल चीन ने नेपाल को 14 लाख लीटर तेल अनुदान के तौर पर देने का भरोसा दिया है। परिमाणमा यो सहायता स्वरूप ईंधन प्राप्त भएको थियो, करिब त्यति नै छन्। उसमा अब यो परिमाणमा थप फेरि अनुदानको रूपमा चाहिने सहायता प्राप्त हुने प्रष्ट रूपमा जानकारी म तपाईहरुलाई गराउँछु। चीन ने नेपाल तक रेल लाइन बिछाने और नेपाल में पनबिजली संयंत्र लगाने में भी रुचि दिखाई है। भौगोलिक और सांस्कृतिक कारणों से चीन बहुत लंबे समय तक नेपाल के नजदीक नहीं आ सकता है। एक तो यह घाटे का सौदा है और दूसरा इससे तिब्बत में ही अस्थिरता पैदा हो सकती है। इसलिए नेपाल सरकार को चाहिए कि वे मधेसियों के करीब आकर उनके साथ मिलकर कोई समाधान खोजे। राज्यसभा टेलीविजन के लिए दिल्ली से अखिलेश सुमन। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ का मानना है कि भारत और पाकिस्तान के लिए तनाव खत्म करने का ये सबसे उपयुक्त समय है। नवाज शरीफ ने भरोसा जताया कि नरेंद्र मोदी के लाहौर दौरे से उपजी सद्भावना कायम रहेगी। बलूचिस्तान के झोब हवाई अड्डे पर मीडिया से बातचीत में नवाज शरीफ ने कहा कि सद्भावना कई समस्याओं का समाधान है। शरीफ ने पिछले हफ्ते लाहौर आने के लिए नरेंद्र मोदी का शुक्रिया अदा भी किया। नवाज शरीफ ने भरोसा जताया कि आने वाले समय में दोनों देशों के बीच संबंधों में और सुधार आएगा। दोनों देशों के बीच 14 और 15 जनवरी को इस्लामाबाद में विदेश सचिव स्तर की वार्ता होनी है। भारत समेत दुनिया भर में लोग नए साल के स्वागत के लिए तैयार हैं। जश्न के मद्देनजर देश में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। दिल्ली एनसीआर में भी जगह जगह सुरक्षा के बंदोबस्त किए गए हैं। ज्यादातर लोग नए साल का जश्न मनाने के लिए अपने पसंदीदा जगहों पर पहुंच चुके हैं। होटल रेस्टोरेंट में भी सुरक्षा को लेकर सतर्कता बढ़ती जा रही है। वहीं बेल्जियम की राजधानी ब्रसेल्स में आतंकी घटनाओं की आशंका के चलते नए साल के मौके पर होने वाली आतिशबाजी और समारोह रद्द कर दिए गए हैं। मंगलवार को बेल्जियम पुलिस ने नववर्ष समारोह के मौके पर हमले की साजिश रचने वाले 2 संदिग्धों को हिरासत में लिया है। नवंबर में फ्रांस की राजधानी पेरिस में आतंकी हमले के बाद से बेल्जियम में सुरक्षा हाई अलर्ट पर है। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आखिर में एक नजर हेडलाइंस पर। ऑड इवन फॉर्मूले का ट्रायल रन आज। दिल्ली हाई कोर्ट ने सरकार से पूछा, महिलाओं और दोपहिया वाहनों को छूट क्यों? केंद्र का दिल्ली समेत 4 राज्यों को प्रदूषण रोकने का निर्देश। 3 राज्यों के विधान परिषद चुनाव में कांग्रेस का शानदार प्रदर्शन। 39 में से 18 पर कब्जा। बीजेपी को 7 सीटें। तेलंगाना में टीआरएस को 4 पर मिली जीत। चुनाव आयोग ने छत्तीसगढ़ टेपकांड की जांच के दिए निर्देश। राज्य के मुख्य सचिव से 7 जनवरी तक मांगी रिपोर्ट। कांग्रेस का अमित जोगी को नोटिस। पाकिस्तानी प्रधानमंत्री ने भारत पाक रिश्तों में सुधार की जताई उम्मीद। कहा, आपसी बैर दूर करने का सही वक्त, सद्भावना कायम रखने का दिया भरोसा। दुनिया भर में नए साल के स्वागत की तैयारियां। राजधानी दिल्ली समेत सभी बड़े शहरों में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। आतंकी हमले की आशंका के मद्देनजर ब्रसेल्स में नए साल का जश्न नहीं।